Hello everyone, welcome to Insirkari. Today we are taking up the newspaper of December 19th, 2023, starting with the first article. Floods paralyze life in southern TN. Rescue relief operation on. The Rescue and Relief से related important act, Disaster Management Act 2005, उसके अंदर NDMA, National Disaster Management Authority, और उसके अंदर में NDRF फोर्स होता है। वैसे ही स्टेट का भी होता है, SDRF फोर्स होता है, और डिस्ट्रिक्ट का भी होता है। डिस्ट्रिक्ट में नोडल एजेंसी कौन होता है? तो DM होता है। तो ही ओवरटेक्स, ही रेगुलेट्स, ही मॉनिटर्स द रेस्क्यू ऑपरेशन एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। और स्टेट में CM होते हैं और नेशनल में PM होते हैं। तो वी हैव डिस्कस कि फ्लड क्यों सदर्न TN में होता है। TN में देखा जाता है कि रिट्रेटिंग मानसून के समय ही फ्लड होता है, और अर्बन फ्लड का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। कंजेशन ऑफ द जो ड्रेन्स है, क्लॉगिंग ऑफ द ड्रेन्स है, इसी कारण भी एक अनप्लान इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, और उसके कारण फ्लडिंग होता है। तो कैसे किया जाए? तो वे डिस्कस कि प्लान होना चाहिए, स्पॉन्ज को इन्वेस्ट करना चाहिए, और देयर शुड बी अ ड्रेन वाटर, फ्लड वाटर ड्रेनेज सिस्टम। तो उसको एक बार देखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मानसी, कुछ नया मिला 2-3 दिन में? कुछ तो नहीं आशा कभी मूव फॉरवर्ड। 78 MP सस्पेंडेड ऑपोजिशन कॉज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो सस्पेंड किया गया क्यों? क्योंकि प्रोटेस्टिंग वाज डिमांडिंग अ स्टेटमेंट फ्रॉम होम मिनिस्टर ऑन द सिक्योरिटी ब्रीच इन लोकसभा। Multiple bills were passed amid chaos and repeated adjournment in winter session. और So तो Ashik, थर्ड we can talk about the role of opposition parties instead of protesting and creating a chaos. I think जो और important role है उस पे focus होना चाहिए and democratically debate भी होना चाहिए. They should not disrupt the parliament session. मतलब अगर उनको कोई point raise करना है तो that needs to be done according to the constitutional provisions that we have. हम्म बोल सकते हैं। इसमें प्रिविलेज कमेटी का रिपोर्ट है। प्रिविलेज कमेटी क्या, एक बार सर्च कर लो। Okay. ओमनीबस टेलीकॉम बिल इन द लोकसभा, लेजिस्लेशन टू स्ट्रीमलाइन रेगुलेशन। टेलीकम्युनिकेशन बिल आया ये चीज। एंड फर्स्ट कंप्रिहेंसिव रीराइट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लॉ इन 138 years। उसमें स्पेक्ट्रम रूल्स, राइट ऑफ वे, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन, ये किया जाए। इट विल रिप्लेस द टेलीग्राफ एक्ट 1885। और टेलीग्राफ एक्ट कहाँ यूज किया जाता है ऐसे मानसी? 1885। फोन टैपिंग के लिए यूज हाँ, किया फोन जाता टैपिंग है. है। तो ट्रांसमिशन मैसेज वायर रेडियो अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, तो इसको अभी ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं किया गया था एक्ट को, तो उसमें चेंजेस आया गया कुछ कुछ इसमें। फोन टैपिंग में यूज होता है थ्रू। फार फ्यूअर CAG ऑडिट ऑफ द सेंटर टेबल्ड इन पार्लियामेंट। तो ओनली 18 ऑडिट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड बाय CAG वे टेबल्ड। एवरेज 22 होता है, पहले 40 था, 14 और 18 के बीच में। 15 में 53 था। तो इसको एक बार लिख लेना कि ऑडिटिंग भी कम हो रहा है। द डिक्लाइन इन कोइंसिडेंस विद रिडक्शन इन स्टाफ स्ट्रेंथ और बजट कट फॉर द CAG। तो ये एक इम्पॉर्टेंट GS2 पेपर में जो CAG का रोल होता है, उसमें लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ और रिडक्शन इन स्टाफ स्ट्रेंथ एंड बजट कट। इसी कारण जो वर्किंग ऑफ CAG है वो इफेक्ट होता है, और लॉन्ग टर्म में देखा जाता है कि रिपोर्ट भी कम होते जा रहा है। 2015 में 53 रिपोर्ट था, अभी सिर्फ और सिर्फ 22 रिपोर्ट है। तो प्रेरणा, यू कैन टेक अप दिस वन। We had discussed, we had written the main question also on this कि और कौन से areas है जहाँ पे reforms required है when we talk about working of CAG. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनका तो अपॉइंटमेंट होता ही है। उसके अलावा उसके आगे उनके पास अथॉरिटी नहीं इन्फोर्समेंट करने का, वो रिकमेंड कर सकते हैं। वो एक तरह से डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी या फिर जॉइंट कमेटी हो, तो उसमें आप जाके बताते हैं, रिकमेंड करते हैं। तो उनका जो रोल और बढ़ाना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री रोल, वैसा नहीं अभी उतना। हम्म. तो करुणा, यू कैन राइट अप अगर लिख रहे हो तो।
कि अभी सीएजी सिर्फ 18 ऑडिट लिख के रखते, पहले 53 था। तो स्टाफ स्ट्रेंथ कम हो गया और बजट कट हो गया इसके कारण। फाइनेंस से कि सेक्रेटरी फेल्स टू अपीयर इन हाउस, मैटर सेंस टू प्रिविलेज कमेटी। मानसी, प्रिविलेज कमेटी। Okay, so privilege committee, Lok Sabha mein it has 15 members, Rajya Sabha mein there are 10 members in it, and it is nominated by the speaker and chairman in case of Rajya Sabha. So Rajya Sabha mein it is headed by the deputy chairperson. और जो मेन फंक्शंस होते हैं दैट इज टू एग्जामिन एवरी क्वेश्चन जो विच इन्वॉल्व्स द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इन द हाउस। एंड यहाँ पे यही है कि मेन यही है, इट गिव्स रिकमेंडेशंस इन द रिपोर्ट, तो रिकमेंडेटरी नेचर रहता है। सो ये मेन एरियाज हैं। ठीक है। सो फाइनल जो ऑर्डर रहेगा दैट वुड बी इन द हैंड्स ऑफ स्पीकर ऑफ द हाउस। एक रिपोर्ट जो सबमिट होगी उसके बाद फाइनल डिसीजन वुड बी टेकन बाय द स्पीकर एंड द चेयरमैन। तो विमेन कोटा बिल का इम्प्लीमेंटेशन दिल्ली कोर्ट हैव डिक्लाइंड। क्यों? क्योंकि बात हो रहा है कि जब विमेन का 33% रिजर्वेशन आएगा भी, तो वो तब आएगा जब डिलिमिटेशन होगा 2026 के आसपास में, तभी आ सकता है, तो पहले नहीं हो सकता। और डीलिमिटेशन भी तभी होगा जब सेंसस हो पाएगा, तो अभी हम्म। सेंसस इज आल्सो बी delayed and postponed. DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है ये, इनके अंडर में दिल्ली मेट्रो है पूरा। वही जम्मू कश्मीर टनल, सी टाइप टनल बन रहा था, उसको बंद दिया कर दिया गया क्योंकि प्रेशर बल्जेज ऑन द साइड वॉल। तो दिखाते हैं कि इतना सी मैसिव। टाइप हाँ। सी टाइप टनल अकॉर्डिंग टू द शेप होगा ना, कि हम्म। सी शेप में वो बेंड हो रहा होगा। हाँ हाँ। आई थिंक ये बेसिस होगा। हम्म। हाँ। तो डैम से रिलेटेड मानसी बताओ, इंडिया में डैम, डैम सेफ्टी और बाकी सब। Dam shutters to be opened today. So dam safety law is there. उसमें we discuss the problems like इंडिया में लार्ज डैम्स जो है, सो पीरियोडिक असेसमेंट अबाउट देयर सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो लार्ज वाटर रिजर्वॉयर्स हैं उसका जो प्रेशर आता है, क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, वेदर दैट इज केपेबल ऑफ होल्डिंग दैट। सो एक वहां पे भी, एंड इम्प्लीमेंटेशन में भी वी आर सीइंग सम लूप होल्स as far as the provisions of Dam Safety Act is concerned. And dams regarding when we talk about even urbanization and the hilly states also. So of late we have seen सिक्किम में जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फिनोमेना डिजास्टर हुआ, उसकी वजह से जो अगर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट भी होता है और आगे ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द टाइम जो पाथ होता है वहां पे अगर डैम्स लोकेटेड है, तो उसकी वजह से डिजास्टर और बड़ा और एम्पलीफाई हो जाता है। सो इवन लोकेशन ऑफ डैम्स बिकम इम्पोर्टेंट। हम्म। तो हम लोग डैम को ऐसे मेनली यूज करते हैं इंडिया में अधिकतर सब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो इसमें बोला जाता है कि आप उसको थोड़ा सा फ्लड कंट्रोल के लिए भी यूज करें, तो डैम सेफ्टी बिल उसी के बाद बात करते हैं। एंड साउथ इंडिया में वी हैव लाइक मोर डैम्स कंसर्न्ड, लाइक जो मॉडल है दैट इज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे वो डिफरेंट मॉडल ऑफ पोलीकट डैम्स लेक है। कल डिस्कस की कि वो एक इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पर माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं। ऑयल स्पिल हो गया, कैसे इसको कम कर सकते हैं। पोलीकट बैक वाटर क्या होता है मानसी? बैक वाटर लाइक सी वाटर जो इट गेट्स
टुवर्ड्स द लैंड मूवमेंट जो होती है, लाइक वन इज की रिवर्स दे ड्रेन इनटू द ओशन, और बैक वाटर्स होता है दैट ओशन वाटर्स फ्लोज बैक टुवर्ड्स द लैंड. तो पुलिकट लेक इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रैकिश वाटर लेक. तो रिवर्स फ्लो ऑफ वाटर होता है फ्रॉम ओशन टुवर्ड्स द लैंड. हम्म ये वही लिखा हुआ है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ gave a creative interpretation of 300 of the Indian Constitution, which relates to the option before the governor when a bill after being passed by the state legislature is presented to him. वो साइन कर सकते हैं, वो रिजर्व कर सकते हैं, वो डिनाई भी कर सकते हैं, और वो रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं. तो आर्टिकल 300 बताता है कि गवर्नमेंट may send bill back to the assembly with a request for reconsideration of the bill as a whole or certain provision. तो उनका सीजीआई का बात ये था कि अल्टीमेटली डिसीजन गवर्नर को लेना है विद द रिकमेंडेशन और विद द एडवाइस एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लास्ट में. और लेजिस्लेटिव का बात सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नर हमेशा के लिए अब रख नहीं सकते अपने बिल को अपने पास में. तो ये लिखा हुआ गवर्नर विल हैव टू क्विकली टेक डिसीजन ऑन द बिल. कुछ टाइमलाइन नहीं दिया हुआ अभी तक ये भी नहीं दिया हुआ मानसी. राइट. कोई टाइमलाइन नहीं है इस पे भी. डिबेट यही है, मतलब मेन कॉज ऑप्शन फॉर विथ कि होल्डिंग एसेट. द सीजे एंड फास्ट हैज प्रोटेक्टेड द राइट्स ऑफ द लेजिस्लेचर. सही बात है कि आप ज़्यादा देर तक बिल को रख नहीं सकते, लेकिन इसमें लिखा है दे अब क्या हुआ था कि कुछ कुछ गवर्नर 2-3 साल तक अपने पास रखे थे बिल, वर्चुअली नेगेटिंग द लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज ऑफ द स्टेट. तो उसमें बात किया गई कि गवर्नर कैन नॉट डिले द डिसीजन ऑन द बिल्स, दे हैव टू गिव डिसीजन क्विकली. लेकिन टाइमलाइन अभी भी नहीं दिया हुआ है. तो ये बस दो चीज़ का ध्यान रखना. ऑन द बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन. अब ये आगे पहले बात था कि खुद पर रखने का बिल, कि आप जो वीटो पावर होता है गवर्नर का, तो इस ये वाला वीटो पावर फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के लिए रखने के लिए भाई, रिजर्वेशन फॉर द प्रेसिडेंट, ये ऑप्शन भी होता है गवर्नर के पास. तो द सेकंड प्रोविजन आल्सो मेंशन काइंड ऑफ बिल दैट आर मैंडेटरी टू रिजर्व फॉर द कंसिडर ऑफ द प्रेसिडेंट. So under what circumstances the bills can be reserved for the president? अगर लगे सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो रहा है या कुछ हैम्पर करेगा तो वो सब के लिए रख सकते हैं जनरली, और अपना डिस्कशन पावर भी है उसके पास. हम्म. लेकिन देखा गया कि तमिलनाडु गवर्नर है वो 10 बिल ऐसा रख लिया अपने पास असेंबली का, फिर वो फॉर द रिकंसिडरेशन फॉर द प्रेसिडेंट. तो एक तरह का स्ट्रेंज एक्ट है ऑफ द गवर्नर that they have sent those bill to the president for the consideration. तो ये और कॉन्स्टिट्यूशन बताता नहीं है कि कौन सा बिल को रखना है, कौन सा बिल को आप प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना है, ऐसा कुछ एग्जैक्टली नहीं. फिर केरला में भी देखा गया तो 8 बिल रखा गया है. तो एग्जाम्पल एक बार करुणा एक बार लिख लेना कि तमिलनाडु में भी 10 बिल, केरला में 8 बिल अपने पास रखा गया फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर का आर्टिकल 200. तो तो एक और इम्पोर्टेंट और एक और आर्टिकल, इम्पोर्टेंट है आर्टिकल वन. हाँ, 213 हाँ ये भी है. की और वन ऑर्डिनेंस सिक्स. मेकिंग पावर. बोल लो, हम्म. ये कर लिया हाँ, दिस इज और. ऑर्डिनरी पावर. और आर्टिकल 163 इज अबाउट कि गवर्नर हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो आर्टिकल 163 बात करते हैं. आर्टिकल 254 भी यहाँ मेंशन है, इश्यू ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट के अंडर. हम्म इनडायरेक्ट रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट्स असेंट. अच्छा, ये हम्म, आर्टिकल 254 में. ये ले लो एक बार, इश्यू ऑफ स्टेट सब्जेक्ट. इश्यू ऑफ स्टेट सब्जेक्ट यही है कि लाइक स्टेट सब्जेक्ट है जो भी, अगर जिन भी सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज पास किए जा रहे हैं बाय द स्टेट असेंबली, एंड अल्टीमेटली अगर उसको प्रेसिडेंट को रेफर किया जाता है तो ये देखा जाता है कि यहाँ पे वी कैन से कि जो फेडरल पावर्स है या जो स्ट्रक्चर ऑफ फेडरेशन है वो उसका वायलेशन माना जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स. तो ये इशू है ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट कि अल्टीमेटली असेंट तो फिर प्रेसिडेंट ही उसको दे रहे हैं, जैसे यूनियन के केस में होता है. हम्म तो ये एक इशू है.
तो ये 3 हो गया। तो आज हम लोग 3 चीज पढ़े। पहला है कि अपने पास कितना देर तक रखना है। दूसरा पढ़े प्रेसिडेंट के लिए कितना दिन के लिए रखना है, रिजर्वेशन फॉर द प्रेसिडेंट। तीसरा हो गया ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, और स्टेट से रिलेटेड जो भी बिल है उसमें कितना जुडिक्शन होना चाहिए इन द स्टेट लिस्ट। ये वाला लेजिस्लेटिव डिबेट वाला इंडिया में कम होते जा रहा है। कौन सा ये लेफ्ट, लेफ्ट में? जो डिनायल ऑफ लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव। deny the legislative debate furthers the democratic backsliding in India. सो ये एक इशू है जो हाईलाइट किया जा रहा है। फर्स्टली द लैक ऑफ डिबेट इन द पार्लियामेंट, की हेस्टली बिल्स को पास किया जा रहा है अमिड केओस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर सीइंग कि इवन जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज हैं उनको भी जो नंबर ऑफ बिल्स जो रेफर किए जाते हैं देयर नंबर इज आल्सो रिड्यूस्ड। सो दिस रेजेस क्वेश्चंस ओवर द नेचर और द मैनर इन विच द बिल्स आर बीइंग पास्ड इनटू लॉज। एंड यहाँ पे एक important इंस्टीट्यूट भी mentioned है, the VDEM Institute. So it has characterized India's democracy as an electoral autocracy. So India do not subscribe to this because again यही बोला ये जाता है कि जो methodology है behind these even formulating of the indexes, तो कुछ indicators use किए जाते हैं which are not comprehensive. So India do not accept such rankings also. तो एक ये part है। सो उन्होंने यूएपी एक्ट के बारे में भी बात करी है कि इट इज act to indiscriminately target the dissenters such as the protesters through canisters and raise slogans in the parliament. So ये इस institute का मानना है, although I won't go by this कि indiscriminate use किया जा रहा है against the dissenters. So this was an security breach का incident था. So I think कि UAPA is the right act to go forward with in this case. ये प्रवेश सिक्योरिटी, grassroots democracy as a bulwark against moist। तो क्यों इंपॉर्टेंट है ग्रासरूट डेवलपमेंट? तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है पैसा। 1996 में आया था। ये एक तरह से पंचायती राज सबके लिए 1992 में आया था, लेकिन ट्राइबल से स्पेसिफिक जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ के लिए पैसा एक्ट आया था। और इनका रोड रहा है कि जो ट्राइबल्स का अपना लोकल कस्टम है, कल्चर है, उनका अपना सोशो इकोनॉमिक लाइफ है, उसको कैसे और धीरे धीरे इंटीग्रेट कर दे मेन स्ट्रीम के टुवर्ड्स। और दूसरा कि उनका अपना कस्टम है तो उसके अनुसार चलना चाहिए लोकल लेवल में, तो इसलिए पैसा आया था। तो ग्रेटेस्ट इनेबलर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी बाय अकोमोडेटिंग देयर एस्पिरेशन और ग्रास रूट डेवलप लेवल फेस टू फेस विद द गवर्नमेंट, इसके के लिए इसको लाया था। So बोलो what is the main प्रवेश। ideology of Maoism? जो Maoist हम बोलते हैं या CPI Maoist प्रवेश। political party भी है, what is their main ideology? प्रवेश क्या? ठीक है, मैं बता रहा था कि मॉइस्ट वाला में फ़र्क ये है कि जो लेफ्ट है दे आर स्पेशली डिराइविंग द पावर, दे आर इंस्पिरेशन फ्रॉम द माओ जेडोंग जो चाइना हम्म। के थे। तो उनका रोल था कि पेजेंट रेवोल्यूशन होना चाहिए। जो रशिया वाले हैं वो सेंट्रलाइजेशन का बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रलाइजेशन, वर्कर्स रेवोल्यूशन, प्रोलेटेरिएट का रेवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड। लेकिन जो माओ है, क्योंकि वहाँ पर हाईली स्टार्क डिफरेंसेस था सोसाइटी के अंदर में, तो वहाँ हमेशा बात करें कि एक तरह से लोकल पेजेंट का रेवोल्यूशन के हिसाब से। तो इसलिए यहाँ पर माओ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। ये ट्राइबल बेल्ट है, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। तो इंसर्जेंसी जो मॉइस्ट इंसर्जेंसी बोलते हैं इसको, जो सीपीआई So एम, इंडिया में जो और सीपीआई मार्क्सिस्ट specific, है तो सीपीआई एम है, ये हाँ। मॉइस्ट है, ये बैंड है बॉडी। और हाँ, ले लो दिस वहाँ इज से। बैंड। आई वाज सेइंग कि इंडिया में जो टर्म यूज करते हैं दैट इज नक्सलिज्म। सो इट इज बिलीव्ड कि नक्सलिज्म इज आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडियाज ऑफ कम्युनिज्म, जो आपने बोला कि माओ जेडोंग के जो मेन नक्सलिज्म आइडियाज थे। वही है, हाँ। माओइज्म ही है, लेकिन फर्क है कि हाँ। नक्सलबाड़ी में स्टार्ट हुआ था
इसलिए नक्सलिज्म वहीं हाँ, से आ गया वेस्ट नाम उसका, बंगाल। 1967 के सो आसपास में ये ले मेन लेते हैं। आइडियोलॉजी उनकी यही है कि वो यही मानते हैं कि हम वायलेंस के थ्रू स्टेट या जो गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो कर सकते हैं। सो दे दैट इज व्हाई दे फॉलो वायलेंस, या उनके टैक्टिक्स यही रहते हैं, जो आईडी ब्लास्ट किए जाते हैं, मर्डर्स होते हैं स्पेसिफिकली ड्यूरिंग जो इलेक्शंस रहते हैं, स्टेट इलेक्शंस। सो डेमोक्रेसी इन माउस्ट एरियाज, ये देखा जा रहा है डेमोक्रेसी या जो लोकल लेवल गवर्नेंस बॉडीज जो उनके इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर सक्सेसफुली हो रहे हैं, तो लोगों का जो बिलीफ है, वहां पे जो लोग रहते हैं, रेजिडेंट्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं, दे आर लाइक सरेंडरिंग ऑल्सो, एंड उनका जो बिलीफ है वो चेंज हो रहा है। जब वी आर सीइंग मैक्सिमम जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है वो है रोड कंस्ट्रक्शन में। सो ऑल वेदर रोड्स कंस्ट्रक्ट की जा रही है, वी आर हैविंग नंबर ऑफ रिपोर्ट्स ऑन दैट, एंड पिक्चर्स आर ऑल्सो देयर। सो उससे लोगों का बिलीव चेंज हो रहा है। और ट्राइबल वेलफेयर की हम जो स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो स्पेसिफिक स्कीम्स आर देयर विच आर बीइंग इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड आल्सो। एंड वे आर जो और बाकी बेसिक एरियाज हैं, स्कूल एजुकेशन, स्कूल कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब मेजर यही है कि इलेक्शंस, स्कूल्स एंड जो स्कीम्स हैं, सो दे आर कमिंग इनटू द मेन स्ट्रीम। सो इस तरीके से, और ये भी है कि जो माओइस्ट है वो उनको मिसगाइड भी करते रहते हैं, सो दैट उनको पता ना लगे कि बाहर के एरिया से वो ज्यादा या बाहर की लाइफ से ज्यादा कनेक्ट कर पाए। तो वो चीज धीरे धीरे शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है अब हमें। सो यहाँ पे वी हैव द डेटा ऑल्सो की बिगिन विद रिपोर्टली मीडिया की voter turnout in the most affected areas like Bijapur, Konta में it was as low as 3 to 4%। ये कुछ ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज हैं जहाँ पे अभी स्टिल वी कैन से कि माओइज्म का अपर हैंड, नक्सल्स का अपर हैंड एग्जिस्ट करता है, बट 77% डिक्लाइन हमें वायलेंट इंसिडेंट्स के केसेस में रिडक्शन देखने को भी मिला है ओवर वी कैन से पास्ट डेकेड। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे अगर हम बात करें, द डिसमल पोलिंग टर्न ऑन द मोस्ट अफेक्टेड एरिया छत्तीसगढ़ इज अ पॉइंटर की डेमोक्रेसी नीड्स टू बी स्ट्रेंथन एट द ग्रास रूट्स। सो ये सारे एरियाज के लिए हम नहीं बोल सकते हैं इस चीज़ को, कुछ ऐसे एरियाज एंड डिस्ट्रिक्ट स्टिल हैं विच आर अफेक्टेड बाय नक्सल बॉडीज। एंड पैसा एक्ट इज इम्पॉर्टेंट, जो अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे कि दिस इज रिगार्डिंग द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। तो वही लोकल लेवल गवर्नेंस के लिए दे गेट देयर राइट्स, दे आर फर्स्टली अवेयर अबाउट कि उनकी राइट्स क्या हैं, एंड इंटेंट बिहाइंड द एक्ट इज टू ब्रिंग पीपल एट द ग्रास रूट लेवल फेस टू फेस विद द गवर्नमेंट। सो ये इंपॉर्टेंट एरियाज है नर्चरिंग दी ट्राइबल। सो माउस यही कि दे हैव क्रिएटेड अ मिथ अबाउट देमसेल्व्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी चैंपियंस ऑफ द ट्राइबल कॉज। तो वो ये कि उनको मिसगाइड किया जा रहा है, एंड ये चीज़ अब धीरे धीरे चेंज होती हुई हमें दिखाई दे रही है ग्राउंड लेवल पे। हम्म। तो ऐसा कुछ ऐसा आपने लिखा था, तो इससे रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ऐसे मतलब नाम होगा ना कुछ स्पेसिफिक इन द मॉइस्ट रीजन जो गवर्नमेंट Like ले रहे हैं by इनिशिएटिव? the by the government, हम्म। like exactly स्कीम्स तो हम रन कर रहे हैं, बट एग्जैक्ट नेम आप जो पूछो, आई कांट एग्जैक्टली रिकॉल दैट। एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रवेश एबिलेबल एंटी डिफेक्शन लॉ। इससे पहले जो उससे आपने पूछा ना क्वेश्चन हम्म। कि माओइस्ट रीजन में स्पेसिफिक क्या किया जा रहा है, तो SIS करके एक स्कीम है भारत सरकार की। तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि मॉडर्नाइजेशन और ट्रेनिंग की जाती है CAPF और स्टेट पुलिस का आपस में। उसके बाद UAVs और हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे डिप्लॉय हैं। उसके बाद इंडिया रिजर्व बटालियन और स्पेशल फोर्सेस वहाँ पर तैनात हैं। इसके बाद आप बात कर सकते हो होम ऑफ स्ट्रैटेजी वहाँ पर है कि जो वहाँ के रिमोट एरियाज में जो लोग हैं गांव के, उनको कॉमोफ्लेक्स ड्रेस पहना के एक और नक्सल जो लोग हैं उन जैसा ही दिखाया जाता है ताकि वो स्पाई का काम करे। तो इस तरीके की बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो वहाँ पर इस चीज को कम करने में काम आ रही है। और अब जो आप पूछ रहे हैं एंटी डिफेक्शन लो, तो 1951 में जो हमारे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे उनके टाइम पे आया गया राम इस तरीके का स्लोगन था, जिसमें कि हरियाणा के कुछ MLA या MP थे, वो एक पार्टी में आ रहे थे फिर जा रहे थे, एक पार्टी में आ रहे थे फिर जा रहे थे। तो इसी
चीज को लेकर के एक नया कानून पास किया गया बाय पार्लियामेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ। यानी आप एक पार्टी के अगर मेंबर हैं तो आप उसको छोड़कर किसी दूसरी पार्टी का मेंबर नहीं बनेंगे। और 3-4 इसमें कंडीशंस होती हैं कि स्प्लिट का है कि 1/3 अगर लोगों ने रिजाइन दे दिया है तो आपका एंटी डिफेक्शन आप पर नहीं लगेगा। तो एंटी डिफेक्शन है क्या? एंटी डिफेक्शन ये है कि अगर आप डिफेक्ट करते हो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, जिसने आपको जिसकी टिकट लेकर आप जीते, और आप जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़ देते हो, तो आपके ऊपर केस लग जाता है, पॉलिटिकल केस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। ये कहाँ पर है? तो भारत कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 12 शेड्यूल है। तो 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो 1951 के अंदर आया। और इसको डिसाइड कौन करता है? तो लोकसभा के अंदर स्पीकर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा या नहीं। और राज्यसभा के अंदर चेयरमैन साहब जो होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो डिसाइड करते हैं। और जब एंटी डिफेक्शन लॉ का मामला डील किया जाता है तो वो एज अ ट्रिब्यूनल बैठते हैं। और ट्रिब्यूनल जब बैठते हैं तो उनके पास क्वासी जुडिशियल पावर्स होती है डिस्क्वालीफाई करने की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए को। और जो कोई तो हुलोहन केस है एक सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये बताया गया है कि जब स्पीकर और चेयरमैन एंटी डिफेक्शन लॉ को डील करेंगे तो ट्रिब्यूनल तो है, लेकिन उनका डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा, और विद इन अ टाइम फ्रेम वक्त उनको डिसीजन देना होगा, और दैट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। तो ये जो थोड़ा सा क्रक्स है एंटी डिफेक्शन लॉ का। और जब इसके आप ऐसे अलावा पॉइंट्स बताते हैं, जब भी जी आप सर, ऐसे पॉइंट्स बताते हैं उसको 1 2 3 4 करके बताइए। श्योर सर। और दूसरा, मानसी, जो एलडब्ल्यू का तुमने अभी डिस्कस किया, हाँ जी सर। दोज आइडियाज मस्ट बी कमिंग इनटू द डॉक। हाँ सर, ऑलरेडी दे आर देयर। या कीप ऑन मूविंग। हाँ जी सर। तो प्रवेश, रिसेंट चैलेंजेस जो एंटी डिफेक्शन में दिखा गया है, फॉर एग्जांपल इन स्टेट गवर्नमेंट लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर में, वहाँ पर जो इलेक्शन होता है तो उसमें कुछ और दूसरे पार्टी जब सरकार नहीं बना पाते तो फिर जो रूलिंग पार्टी है वो फिर यूज कर एक तरह से स्प्लिट कर देते। तो उस पर क्या करना है आपको? इसमें दो दो तरीके से ये होता है। पहला ये कि तो लीगली, अ, टेक्निकली लीगल है वो ना, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी तो हो ही रहा है। अब एग्जाम्पशन उसके हाँ, अंदर में। हाँ। वो 2/3 का एग्जाम्पशन है, तो वो कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। और अगर स्प्लिट हो जाता है तो 1/3 मेंबर, जैसे मैंने भी बताया भी था, अगर पार्टी से बाहर आ जाते हैं तो भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगता आपके ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो काफी हद तक इंडिया के अंदर कारगर साबित हुआ है। लेकिन हमें कुछ और स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इस तरीके की डिफेक्शन ना हो। और जो हमारे इंडिविजुअल, जो इंडिपेंडेंट वोट एमपीज होते हैं, उनका भी इसमें कोई मेंशन नहीं है, तो उनके लिए भी एक प्रोविजन डालना चाहिए। हाँ, क्या लिखा हुआ है कि अभी स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग है, इट वे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन। तो प्रैक्टिकल यूज में ऐसा दिखाया जाता है कि मर्जर बीइंग इंजीनियर्ड स्ट्रेटेजिकली टू ब्रिंग डाउन द इलेक्टेड हम्म, गवर्नमेंट। तो बिल्कुल, इंजीनियर्ड स्ट्रैटेजिकली, दिस इज वेरी गुड फ्रेज। यस। तो ऐसे देखा गया कि जनता दल सेकुलर जो कर्नाटका में उनका फिर देखा गया कि मणिपुर में भी, तो सब जगह तो मर्जर्स शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द 10th शेड्यूल, ऐसा ये इनका कहना है। तो इसको बस ले सकते हैं अपने हिसाब से, ओपिनियन ले सकते हैं कि नो प्रोविजन लॉ शुड बी फॉल बैक ऑप्शन फॉर द पार्टीज इन ऑपोजिशन टू अपॉइंट द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ ए मर्जर शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द 10th शेड्यूल। एक्सेप्शन जो मर्जर का है वो हटा सकते हैं, और फिर दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द रीडिंग ऑफ द 10th शेड्यूल। तो okay। तो प्रवेश, इसमें ये बताओ कि YSRP, इसके बारे में पता है? YSRCP। तो YSRCP आंध्र प्रदेश में अभी जो सरकार जिनका है, अ, उन्हीं का जो जगन पापा थे, हाँ, जगन मोहन जगन मोहन रेड्डी। रेड्डी। यस, जगन मोहन रेड्डी, उनके फादर का एक पार्टी था YSRCP। वो टूटे थे कांग्रेस से, फिर ये कंटिन्यू कर रहे लेगेसी अपने पिताजी को। तो BRS बात कर ले, BRS तेलंगाना में अभी ऑपोजिशन है। और TDP, तेलुगु देशम पार्टी, और जनसेना पार्टी, TDP आंध्र प्रदेश में।
तो ओवर द ईयर्स वी डिस्कस कि ओवर द ईयर्स जो सीएजी का जो ऑडिट था वो 53 था 2014 के आसपास में। वो घटते 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 18 हो चुका है अभी में। तो सीएजी का सबसे बड़ा इशू क्या है कि जो अंडर स्टाफ्ड है, और दूसरा कि उनके अंडर में जो बजट कट हुआ है उसके कारण वो दिख रहा है वर्किंग में। तो प्रवेश, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एरियाज सीएजी का जो लगता है जहाँ चेंज करना चाहिए, रिफॉर्म आना चाहिए उसके हिसाब से? The number one, the controller power should be provided to them. Post FV checker investigation and audit should not be done. It should be done primarily, and the release of funds power should be provided to the CAG so that the fiscal prudence can be maintained. और दूसरा कि आईएएस ऑफिसर है, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, इनका भी एम्प्लॉयमेंट थोड़ा देखा जाता है कम हुआ है। 55-53 है अभी, 789 थे 14-15 में। रिड्यूसिंग स्टाफ 26,000 थे पहले, अभी 20,000 है। तो ये दिखाता है कि कम। एलोकेशन ऑफ आईएडी बजट पहले 0.19 था परसेंट, अब 0.13 है सिर्फ। तो ये एक डेटा अच्छा है, इसको ले सकते हैं, करना यू कैन राइट ऑन द इसमें। कुवैत डिस्कस किए थे, अरबिक कुवैत, इंडिया का कुवैत रिलेशनशिप, और जो फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था इराक एंड कुवैत के बीच में। व्हाट डज द COP28 मीन फॉर द सिटीज? तो व्हाट वर डिस्कस ऑफ द सिटीज, तो इसमें लिखा हुआ कि 44% अभी जो लोग हैं वो करेंटली, पहले उस समय 1995 में थे, लेकिन अर्बनाइजेशन बढ़ा है, गति उसका स्पीड हुआ है ओवर द ईयर्स, तो 55% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज अर्बन। और इसका टारगेट है कि लॉन्ग टर्म में 68%। तो जो अर्बनाइजेशन भी होगा वो ज़रूरी नहीं कि इक्वलिटी बेस्ड होगा वर्ल्ड वाइड, तो कुछ कुछ जगह में ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल बीजिंग और डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया हो गया, उसमें नए नए सिटीज़ आएंगे। तो 68% जो अर्बनाइजेशन होगा उसमें एनर्जी कंजप्शन बढ़ेगा, एनर्जी कंजप्शन बढ़ेगा, तो डिपेंडेंसी ऑन द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल, दोनों बढ़ेगा। तो डिपेंड करता है कि कहाँ पर अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो इसमें ओवरऑल ये है कि ग्लोबल साउथ में अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, तो क्या हम लोग मीट कर सकते हैं क्लाइमेट टारगेट जो लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म में कि 2070 में कार्बन न्यूट्रल बनना है, 2050 में यूरोप को बनना है, 2060 में चाइना को बनना है। तो ग्लोबल साउथ बन सकते हैं कार्बन न्यूट्रल? तो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है कि तभी बन सकता है जब उसे हेल्प मिलेगा बाय द ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल नॉर्थ डेवलप कंट्रीज हो गए, और वो कैसे हेल्प देंगे? नेशनल एडेप्टेशन प्लान, एनडीसी उनका मॉनिटर करेंगे, क्लाइमेट फंड उनको देंगे, $100 बिलियन जो कॉन्सेप्ट है, लॉस एंड डैमेज का कॉन्सेप्ट है, वो उनको देंगे। तभी हो सकता है ऐसा, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होगा, और फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो गया, एज फॉर एग्जांपल CDRI हो गया, और फिर ISA हो गया। इसमें तभी जाके हो सकता है। तो और कुछ बोलना प्रवेश, मानसी? No, Ashik, we can move forward. और इसमें रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी है, क्योंकि सिविल सोसाइटी का रोल रहता है कि आप एक तरह से अकाउंटेबल बनाए गवर्नमेंट को विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज टारगेट्स एंड अदर। तो ग्लोबल स्टॉक टेकिंग, GST, इंपॉर्टेंट की वर्ड। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हर एक कंट्री का अपना होता है। फिर लॉस एंड डैमेज कंपेंसेशन, कीवर्ड। नेशनल अडेप्टेशन तो I प्लान, think, आप कीवर्ड। मुझे ये बता दीजिए कि ग्लोबल स्टॉक टेकिंग और एनडीसी, इन दोनों में क्या थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है? ग्लोबल स्टॉक टेक है, ओवरऑल बात हो रहा है कि सबका कितना कंट्रीब्यूशन होगा क्लाइमेट चेंज में, ओवरऑल जो कार्बन एमिशन है। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है कि हर एक कंट्री का इक्विटी बेस्ड होगा कि मेरा कितना कंट्रीब्यूशन होगा, आप मेरा मॉनिटर कर लो। तो उसका चेकिंग होता है, मॉनिटरिंग होता है प्राइवेट पेरिस क्लाइमेट के अंदर में। तो 2022 2023 में पहला हुआ कि जब मॉनिटरिंग हुआ, हर एक कंट्री का अपना अपना कितना कंट्रीब्यूशन है डिटरमाइंड, खुद डिसाइड करते हैं एक तरह से कि मुझे कम करना है, टारगेट सेट करते हैं। बोलो। ट्रू। ग्लोबल स्टॉक टेक में मैं बस इतना बोलूंगी कि एक लाइक बजट होता है, एक स्टॉक जो डिटरमाइन करते हैं कि एक ईयर में इतना कार्बन रिलीज होना चाहिए, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो सकती है गिवन जो टारगेट्स है अंडर द पेरिस एग्रीमेंट।
तो वो वहां पे डिटरमाइन होता है, लाइक बजट की वो बात करते हैं, कार्बन बजट, कार्बन स्टॉक। ठीक है, ये बोले लो प्रवेश, व्हाई हैज द सर्वे बीन अप्रूव्ड एट द शाही ईदगाह? कल डिस्कस किए थे कि फ्रॉम द महाभारत पीरियड, महाभारत नहीं, फ्रॉम द गुप्तास पीरियड, वहां से लेकर के महमूद गजनी से लेकर के औरंगजेब के समय से लेकर के अभी तक का जो भी एक इवोल्यूशन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द कृष्ण जन्मभूमि केस, और उसमें डिस्प्यूट है बिटवीन द शाही का मॉस्क एंड कृष्ण जन्मभूमि। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रोल है ASI, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का। वो कैसे साइंटिफिकली वो प्रूव करेंगे कि वहाँ पर क्या रेमिनेंट मिला है, कुछ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर का, या उनका कोई एक स्कल्पचर्स होगा, उनका कोई बेस होगा उस पर। और दूसरा चीज इम्पोर्टेंट है यहाँ पर 1993 में, प्रवेश यू कैन करेक्ट, कि एक So एक्ट here पास हुआ the था प्रिवेंशन ऑफ here the important thing is the Places of Worship Act, प्रेसिया वर्षिप। Special Commission 1991. The main problem in this act is that it says that post 1947, the monuments and the remnants which were before the independence, they will not be subject to any sort of change. But when the surveys by the Archaeological Survey of India and various organizations are currently taking place on the pan-India level, it has been cited by the organizations that the Places of Worship Act, particular the Section 4, it should be declared ultra vires by the Supreme and the High Court. The reason being, it do not provide justice to those people whose religion, whose heritage, whose idol, whose belief have been subsidized under this act. अगर और मैं आपको दूसरा, लेमन क्या कह तो गए आप, मतलब? और ASI के अलावा पहली बात तो ये बताइए और किन्होंने सर्वे की है, और जो भी आपने कहा उसको हिंदी में बता दीजिए। ठीक है सर, जो ये एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये कहता है कि 1947 से पहले भारत के अंदर जितने भी पुराने किले, मोन्यूमेंट्स, जितनी भी इमारतें हैं जो धार्मिक संस्थानों से रिलेटेड है या जिनका धर्म से परिपेक्ष है, उनमें कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। उनका जो अस्तित्व है वो वैसा ही मेंटेन किया जाएगा जब तक भारत का अस्तित्व रहेगा। लेकिन जो अलग अलग रिलीजन्स हैं उनके जो दावे हैं और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसकी जो रिपोर्ट, जब तक भारत का अस्तित्व रहेगा, हैं? ठीक है तो आप ऐसा मानते हैं कि भारत का अस्तित्व ऐसा भी है कि नहीं भी रह सकता है? नहीं सर, वो तो आदिकाल तक है। तो फिर आपने ऐसा कैसे बोला जब तक भारत का अस्तित्व रहेगा? सर उसका मतलब वही हो चलिए, गया ना, आदिकाल तक, मतलब जब तक रहेगा मतलब वो भारत। नहीं हुआ, प्रवेश इसमें मतलब बस नहीं होता सर, ऐसे। प्लेस ऑफ वर्शिप में जी। सिंपल एक लाइन में ऐसा है कि 1947 के पहले जो भी चीज़ चेंजेस हुआ है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। वो ब्लॉक हो गया 1947 के बाद, उसके बाद कोई चेंज नहीं कर सकते कहीं पर भी। जो चीज़ है रीसेट हो गया एक तरह से 1947। तो 1991 में पास आउट हुआ था, ये हुआ था जब राम जन्मभूमि का जो चल रहा था केस पूरा, एक तरह से 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था एक तरह से, तो 91 के पहले पास हुआ था। लेकिन प्रवेश, तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें है ना, उसमें एक प्रोविजन है कि इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो, अगर कैरेक्टर उसका वैसे ही का वैसे ही है, तब तो उसके हिसाब से तो आप चेंज कर ही सकते हो ना। फॉर एग्जांपल ऐसे हाई कोर्ट भी इस पे बात कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल पता लग गया ASI को कि जो कृष्ण जन्मभूमि के अंदर में जो एलिमेंट पाया गया है वो हिंदू मंदिर का है, तब तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप के एक्ट के अनुसार वो तो फिर हिंदू मंदिर है, फिर तो चेंज कर ही सकते हो। वो भी तो इंटरप्रिटेशन है एक तरह से इसका। तो इसलिए ओपन इंटरप्रिटेशन है इसका, क्लोज नहीं है।